आज के टाइम पे बच्चे, पेरेंट्स सबको स्क्रीन एडिक्शन हो गया है। स्क्रीन हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी लाइफ नहीं है। परफेक्ट पेरेंटिंग पॉसिबल है? हर पेरेंट अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, कोई भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। हम गेम खेलते थे एंड एक रिफ्रेश फील करते थे, तो ये हमारा माइंडसेट गलत था। इट इज नॉट गिवन अस एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। फोनिक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि पिक्चर बुक्स को देनी चाहिए। बोथ आर इम्पोर्टेंट। टेंट्रम को वैलिडेट करना या फिर उसको साइलेंट एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। बच्चे को अगर कुछ चाहिए इसीलिए ही वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, प्लीज वैलिडेट द इमोशन ऑफ योर चाइल्ड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई जर्नी में जिसका नाम है द मॉन्कास्ट। यहाँ हम उन लोगों से बात करेंगे जो दुनिया को इंस्पायर नहीं करते, समझते भी है। हम उनकी सक्सेस, उनकी लर्निंग, उनके फेलियर्स, उनकी रियल स्टोरीज जानेंगे बिना किसी फिल्टर के। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्योंकि हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। हम किसी रूल्स रेगुलेशन इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कन्फ्यूजन के बारे में जो हर माँ बाप के दिल में छुपी रहती है। और इसमें मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो खुद एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने खुद ने फील किया है, सीखा है और फिर हजारों पेरेंट्स की लाइफ बदली है। शी इज अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच, अ फोनिक मास्टर ट्रेनर, ऑल्सो एन ऑथर। हाल ही में उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आइडेंटिकल ट्विंस बोर्न अपार्ट, द अल्टीमेट पेरेंटिंग प्लेबुक। प्लीज वेलकम मिस विनीता चांडक। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है द मंकास्ट में। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम अमित, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू मैम। थोड़ा हम इसको रिवाइंड करेंगे एंड हम जानना चाहेंगे कि ये एक प्लान्ड जर्नी थी या लाइफ ने आपको इसके लिए थोड़ा पुश किया? मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करती हूँ कि जब भगवान किसी को बनाता है तो किसी पर्पस के लिए बनाता है। और चूंकि मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ तो उन्होंने मेरे लिए दो पर्पस बनाए थे, एक टू बी अ टीचर और दूसरा टू बी अ मदर। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि मैं ये दोनों ज़िंदगी बखूबी ही जी रही हूँ। तो एज अ पेरेंट मुझे मेरी मदरली फीलिंग या इंस्टिंक्ट पे कभी कोई शक नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट पे पेरेंटिंग जर्नी पे आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इंस्टिंक्ट और इंटेंट को क्लब करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी में आगे बढ़ूं। जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे आई जब आई वॉज द ओनली सोल केयर गिवर फॉर माई चिल्ड्रन, एंड दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड मिस्टर मनीष शर्मा, फाउंडर ऑफ डीप पेरेंटिंग। वो मेरे मेंटोर है और मेरे कोच है। कोचेस को भी कोच की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने उनके पेरेंटिंग के बारे में सुना, जो उनके व्यूज़ और ओपिनियंस थे, आई रियली रेजोनेटेड वेल विथ हिम, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी ऑन अ पर्सनल स्पेस एज अ पेरेंट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि क्यों ना जो मैं सीख रही हूँ वो लोगों तक भी पहुँचना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ पेरेंटिंग कोच। नाइस, वंडरफुल। तो चलिए मैम, आज उस बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्क्रीन एडिक्शन। आज के टाइम पे बच्चे, पेरेंट्स सबको स्क्रीन एडिक्शन हो गया है एंड अगर उनसे फोन ले लिया जाए तो वो थोड़े चिड़चिड़े फील करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? स्पीड से हम इस जनरेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, या जो पिछले 10 सालों में हमने जो बदलाव देखा है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छा रहा है। प्रॉब्लम स्क्रीन नहीं है, प्रॉब्लम है हम कनेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से। स्पेशली पोस्ट पैंडमिक 2020 कोविड के बाद ही बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन स्टार्ट होने लगा है। लोग एक ही जगह पे रह रहे थे, ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, स्कूल्स भी ऑनलाइन रन होने लगे। सो दिस इज़ फ्रॉम वेयर इट हैज़ स्टार्टेड। लेकिन नॉर्मल लाइफ भी शुरू हो गई थी पैंडमिक के बाद में। अपनी ज़िंदगी से हम ये स्क्रीन नहीं निकाल पाए। यहाँ पे हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि स्क्रीन हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी लाइफ नहीं है। एग्री। और बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन के पीछे उनकी गलती नहीं है। पेरेंट्स जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके कारण उनको पेरेंट्स को स्क्रीन देना पड़ रहा है। एज अ मदर आई कैन हियर रिलेट कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं अकेले ही मुझे बच्चों को संभालना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बच्चा मोबाइल देख ले या टीवी देख ले।
बट इन दैट वेरी मोमेंट आई विल ऑल्सो हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि ये डेली की रूटीन ना बने। एंड यहाँ पे एक इंसान अकेला नहीं कर सकता है, द होल फैमिली हैज़ टू कम टुगेदर फॉर दिस। सबसे पहले कुछ रूल्स बनाने होते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा बिना मोबाइल देखे या टीवी देखे खाना नहीं खाता है, तो क्या आप जब खाना खाते हैं तो मोबाइल और टीवी बंद रहता है? बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसा हम करेंगे बच्चे बिल्कुल वैसा ही मॉडल करेंगे। सो वी हैव टू बिकम कॉन्शियस यूजर्स ऑफ स्क्रीन, और तभी हम कॉन्शियसली इस चीज़ को रिड्यूस करेंगे। ऑल्सो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वी कैन नॉट डू अवे विथ स्क्रीन, बट वी हैव टू माइंडफुली यूज इट। हमने इसको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बना लिया है जहाँ पे हम पास में बैठे लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक ही रूम में 4 लोग बैठे हैं तो 4 स्क्रीन्स भी चल रही है, तो वहाँ पे एक्चुअली 8 लोग हैं लेकिन बातें कोई नहीं कर रहा है। वी हैव टू कॉन्शियसली स्टॉप दिस। अपने घर में रूल्स बनाने पड़ेंगे, नो स्क्रीन जोन बनाना पड़ेगा, ऑफिस में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग विथ योर चिल्ड्रन मोर, उनसे बातें ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इन सब के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट देना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज़ नॉट स्क्रीन, प्रॉब्लम इज़ अस। और जब मैम बच्चे टेंट्रम करते हैं तब इसका जवाब सिर्फ नो है या फिर कुछ और? बच्चों के टैंट्रम से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। टैंट्रम सिर्फ बच्चे ही करते हैं, बड़ों के नहीं होते? होते हैं। होते हैं। बस बड़े रोते नहीं हैं या पाँव नहीं पटकते हैं या चिल्लाते नहीं हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो एक तो हमें ये कहना ही बंद करना होगा सबसे पहले कि बच्चे टैंट्रम्स करते हैं। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। और बच्चों का टैंट्रम इसलिए हाईलाइट होता है क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना आता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो इसलिए वो रोते हैं या ज़मीन पे लेट जाएंगे या चिल्लाने लगेंगे या ज़िद करने लगेंगे, जिसे हमने टैंट्रम का नाम दे दिया है। अब टैंट्रम को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए ना सबसे आखिरी शब्द होना चाहिए। ओके। सबसे पहले, अगर मेरा बच्चा टैंट्रम कर रहा है तो एज अ पेरेंट मुझे ये ज़रूर पता होगा कि उसे क्या ट्रिगर करता है, उस एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण अब वो टैंट्रम थ्रो करने वाला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, या तो हम उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएं या हम बच्चे को पहले ही समझा दें कि ऐसी जगह हम जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू बी इन दैट प्लेस। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम बच्चे को मॉल में लेके गए हैं, तो मॉल में लाजमी सी बात है कि बच्चा एक कोई कैंडी शॉप या टॉय शॉप के पास जाएगा तो वो एक टैंट्रम थ्रो कर सकता है। लेकिन जब आपने घर में ही ये डिसाइड कर लिया है एज अ फैमिली कि आज हम मॉल में घूमने जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ बैठ के डिसाइड कीजिए, डिस्कस कीजिए कि हम मॉल में क्या क्या करने वाले हैं। अब अगर उसमें कैंडी शॉप और टॉय शॉप हमारे चेकलिस्ट में नहीं है और बच्चा वहाँ जाके टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो हम बोलेंगे, बच्चा आई रियली नो यू वांट टू हैव चॉकलेट्स, बट आज तो हमारा चॉकलेट डे नहीं है, या आज तो हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम आज कैंडी शॉप में जाएंगे, अभी तो हमें खेलने जाना है, अभी तो हम आपके लिए क्लोथ्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं। सो बच्चों को प्यार से उस चीज़ के बारे में समझाइए और उन्हें रिमाइंड करवाइए कि द पर्पस जिसके लिए हम आए हैं मज़े करने के लिए, सो वी विल डू दैट वंस इन अ वाइल। अगर हम बच्चे को दिला दे, आई एम नॉट सेइंग कि जो हमने लिस्ट बनाई है वी फॉलो इट रिजिडली, कभी कभी वी कैन मेक अ ट्विस्ट एंड बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम बच्चों को ये समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम बच्चों को ये समझा सकते हैं तो हम उसके इमोशंस को वैलिडेट कर रहे हैं। आज अगर बच्चा ज़िद करेगा कि मैं ये 10 फीट की दीवार से नीचे कूदूँ, क्या आप उसे कूदने दोगे? किसी भी कीमत में नहीं। क्यों? तब आप इतने फर्म क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको आपके बच्चे की सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आपका बच्चा बहुत प्यारा है। तो जब ऐसे ही बच्चा कभी टैंट्रम थ्रो कर रहा है, सो यू हैव टू बी दैट फर्म एंड असर्टिव अबाउट इट टू स्टॉप इट देन एंड देयर विदाउट सेइंग अ नो। मतलब बच्चों को जितना अपने डिसीजन अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा
वो कनेक्टेड फील करेंगे एंड वो टेंट्रम नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि Absolutely. हमें क्या करना है। Absolutely. चलिए मैं छोटी सी गेम खेलते हैं, उसमें मैं आपको पेरेंटिंग की कुछ बिलीव्स के बारे में बताऊंगा। आप ये बताइएगा कि ये बिलीव है या फिर माइंडसेट, मींस मिथ या माइंडसेट, इसका हम Sure. एक नाम देंगे। Yes. ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को डांटना पड़ता है कुछ सिखाने के लिए, Mindset shift. परफेक्ट पेरेंटिंग पॉसिबल है? मिथ। परफेक्ट पेरेंटिंग नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। हर पेरेंट अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, कोई भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता है। सो देर इज नथिंग लाइक परफेक्ट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में सेल्फ केयर सेल्फिशनेस है? माइंडसेट शिफ्ट। अच्छा पेरेंट सिर्फ वही है जो बच्चे के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करता है? मिथ। आज के बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, उन्हें थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है। माइंडसेट शिफ्ट। इसमें मैं एक ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो अपन ने अभी डिजिटल के बारे में बात की, तो आपको लगता है कि बच्चों का इमोशनल होना एक उसका भी एक पार्ट है कि वो सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के थ्रू इतना ज़्यादा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उनको ट्रिगर करता है या फिर उनको थोड़ा इमोशनल ज़्यादा बनाता है? जहाँ तक मैं इस बात को समझती हूँ कि बच्चे कंज्यूम क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंस देख रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स या गेम्स खेल रहे हैं, कार रेसिंग गेम्स खेल रहे हैं या वायलेंट शूटिंग गेम्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे इमोशनल नहीं होंगे, यहाँ पे बच्चे अग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा कुछ कंटेंट देख रहे हैं जहाँ पे बहुत इमोशंस के डिस्प्ले हो रहे हैं, इमोशंस इन द सेंस हैप्पीनेस, सैडनेस, सेंसिटिविटी, तो बच्चे वैसे इमोशंस को डिस्प्ले करेंगे। जैसे आपने गेमिंग की बात की, आई ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स लाइक BGMI, फ्री फायर। ये गेम्स फुल वायलेंस के ऊपर है एंड मैंने ये चीज़ देखा है कि जब मैं मेरे 20s में खेल रहा था, तब 11-12 साल के बच्चे हमारे साथ खेल रहे थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर? सी गेम्स, स्क्रीन बेसिकली हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, न कि स्क्रीन हमें कंट्रोल कर रहा है। जब हम गेम्स खेलते हैं पबजी जैसे, वन इतनी ज़्यादा वायलेंस होती है उसमें जिससे इतना अग्रेशन क्रिएट होता है। हमारे बहुत सारे ब्रेन वेव्स होते हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है थीटा ब्रेन वेव्स। जब हम थीटा ब्रेन वेव्स की बात करते हैं तो वो इतना वॉलेटाइल हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा अग्रेशन देखते हैं। इवन मेडिटेशन कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल वेव लेंथ, जिसके कारण अग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि बच्चे अपना आपा खो बैठते हैं, हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अटेंशन, फोकस, पढ़ाई में मन नहीं लगना और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। आई विल डेफिनेटली टेल पेरेंट्स कि अपने बच्चों को ऐसी गेम्स से दूर ही रखें, उन्हें ये इंट्रोड्यूस ही ना करें, और अगर वो ऑलरेडी ऐसा खेल रहे हैं तो उन्हें बहुत प्यार से धीरे धीरे इस गेम से डी एडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन गेम्स को हम किन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? इन गेम्स को हम बहुत चीज़ों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये बच्चे को स्क्रीन की तरफ क्यों जाना पड़ा, क्योंकि कोई प्रेजेंस फील नहीं कि उस बच्चे ने किसी केयर गिवर की या किसी ह्यूमन की प्रेजेंस नहीं थी वहाँ पे। तो जितना हम बच्चों से बात करेंगे, जितना हम बच्चों के साथ में खेलेंगे, अगर मैं मेरे बचपन की बात करूँ, स्क्रीन्स तो तभी भी थे, धीरे धीरे मोबाइल भी आए और स्मार्टफोन्स भी आए, लेकिन उस समय हम बहुत खेला करते थे। अगर आप भी रिकॉल करेंगे तो हम हाइड एंड सीक खेला करते थे, दोस्तों के साथ बाहर जाते थे, साइकिलिंग भी कर रहे थे, पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे खेल रहे थे, गार्डन जा रहे थे। तब हमें इतना स्क्रीन देखने के लिए भी ज़रूरत नहीं होती थी। ऑल्सो फैमिली सेटअप की भी बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक बात है जो मैं लाना चाहूँगी, वो है कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ आने लगे हैं, वर्किंग पेरेंट्स होने लगे हैं, तो केयर टेकर्स और केयर गिवर्स नहीं होते हैं बच्चों के पास में और बच्चे अकेले ही रहते हैं। तो एक ऐसा माहौल हमें सेट करना होगा जहाँ पे आप अगर पूरे दिन भी बच्चे के साथ में नहीं हैं, लेकिन आप कुछ समय बच्चे के साथ में निकालें। सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, द 10-10-10 रूल, विच इज़ सुबह के 10 मिनट,
दोपहर के 10 मिनट और रात को सोने से पहले के 10 मिनट, अगर आप ये 10 मिनट्स बच्चे के साथ में रोज़ इन्वेस्ट करें, इससे भी आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड देयर हैज़ टू बी अ रूटीन, देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रक्चर इन डे टू डेज लाइफ। तो स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए उन चीज़ों को हमें रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। 1 जो बच्चे को बहुत पसंद है, 2 शुरुआती दिनों में हमें बच्चे के साथ में रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ धीरे-धीरे हम इन चीज़ों को रिप्लेस करते-करते स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। आज के मतलब जो बच्चे हैं उनका ये मानना है कि गेमिंग हमें रिफ्रेश फील कराती है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ से एक हमारे को ब्रेक मिलता है, तो उसके लिए हम गेमिंग करते हैं। आई यूज्ड टू बिलीव दिस टू। मेरा भी यही मानना था कि पूरा दिन हमने जो करना था हमारा डे टू डे लाइफ हमने किया। रात को एक थोड़ा टाइम वैसा हम लोग गेमिंग का रखते थे जिसमें हम गेम खेलते थे एंड एक रिफ्रेश फील करते थे। तो ये हमारा माइंडसेट गलत था कि क्या इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये माइंडसेट गलत है, बिकॉज़ जब हम ऐसे गेम्स खेलते हैं तो डेफ़िनेटली एक थ्रिल मिलती है और हमें बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब हम अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो वर्ड है जो हम चेंज करना चाहेंगे वो ये है कि रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। सो एक सडन किक जिसे हम डोपामाइन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो रिलीज़ हो रहा है, वो हाई हो रहा है, जिसके कारण हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे हमने कहा कि ये तो मेरी फ्री टाइम है तो मुझे अच्छा लग रहा है या मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बट एक्चुअली इट इज़ द ऑपोजिट, क्योंकि जब हम खेल रहे हैं तो हमारा माइंड शांत होना चाहिए, तभी तो हम रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जब हम खेल रहे होते हैं तो ऑपोजिट हो रहा होता है, आवर ब्रेन इज़ फंक्शनिंग फास्टर दैन इट शुड बी फंक्शनिंग। सो ब्रेन तो रिलैक्स हुआ ही नहीं हमारा, तो और जो डोपामिन हमें हिट हुई, इससे वी आर फीलिंग गुड अबाउट इट, Right. लेकिन इट इज़ नॉट गिवन अस एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। और जब हमारे ब्रेन वेव्स इतनी हाई में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ अ सडन डोपामिन रश, एड्रेनल रश एंड हिट, तो उसे नॉर्मल वापस आने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि जो बच्चे ये ऐसे वायलेंट गेम्स खेलते हैं, वो एक जगह बहुत देर शांति से नहीं बैठ पाएंगे या बहुत सूदिंग या काम म्यूज़िक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारी पेशेंस लेवल बहुत कम होती जाती है। राइट। मैम, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि आपने किसी की लाइफ़ चेंज कर दी हो या फिर किसी की लाइफ़ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले किया हो, कभी एक ऐसा कुछ हुआ हो? ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, बट जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक बच्चा आया था मेरे पास पढ़ने के लिए और उसके पेरेंट्स बहुत ही केयरिंग थे, लेकिन सैडली स्कूल में उस बच्चे को समझना मुश्किल हो रहा था टीचर्स के लिए। आई एम नॉट ब्लेमिंग हियर एनीबडी, बट द पॉइंट इज़ कि वो बच्चा अपनी ही पेस से, अपनी ही स्पीड से सीखना चाह रहा था। वो किसी चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा था। सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई बहुत धीरे सीखता है। वो धीरे सीखता था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट, वाइब्रेंट और ब्राइट बच्चा था। अब किसी दिन टीचर ने उसे ज़ोर से डाँट दिया और वो बच्चा सहम गया, और उसके बाद से अगर उससे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं या वो किसी चीज़ को लेके इनक्विजिटिव भी हो रहा है, तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना उसने बंद कर दिया, ये सोच के कि शायद टीचर मुझे फिर डाँट देगी। फिर धीरे-धीरे लेबलिंग होने लगी, यू आर अ स्लो लर्नर, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम इतना धीरे लिखते हो। तो एक 6 साल के बच्चे को अगर हम रोज़ ऐसा ही बोलेंगे, तो हाउ इज़ द चाइल्ड गोइंग टू फील? एंड वो बच्चा एकदम साइलेंट हो गया। वो खेल भी नहीं रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर मैंने उस पे थोड़ा काम करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे उसी ने ही मुझे ये सारी बातें बताई। उसके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें नहीं पता थी तब तक। वो बच्चे ने ही धीरे-धीरे मुझे ऐसे बताया कि स्कूल में मैम ने ऐसा बोला, मेरे दोस्त भी नहीं है, मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है। फिर हम धीरे-धीरे खेलने लगे, उसे अच्छा लगने लगा, एंड दैट इज़ हाउ दिस चाइल्ड स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, मुझे तो ABCD भी आती है, 3 लेटर वर्ड्स भी पढ़ना आता है, मुझे नंबर्स भी आ रहे हैं। दैट इज़ व्हेन आई सेड कि आपको क्लास में आंसर करना है जब टीचर ये बोले। रॉन्ग आंसर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हम बोलेंगे ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। राइट, राइट, राइट। उस बच्चे ने थोड़ी हिम्मत की, 2-4 दिन झिझका,
नहीं बोला उसने, लेकिन फिर जब धीरे-धीरे वो बोलने लगा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब पहली बारी उसने बोला और टीचर ने बोला कि ये दिस इज़ द राइट आंसर, यू शुड क्लैप, द होल क्लास क्लैप्ड फॉर हिम एंड दैट इज़ व्हेन द चाइल्ड फेल्ट कि हाँ, ये मुझे आता है। ही केम टू द क्लास इन द इवनिंग एंड ही हग्ड मी टाइट एंड ही सेड कि मैम आज मैंने एकदम राइट आंसर बोला और पूरी क्लास ने क्लैप की। सो दैट इज़ व्हेन यू फील कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया किसी के लिए। राइट। मैम आपने क्रिटिसिज्म की बात की है, एक ये मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आजकल है ना देखा है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी रेस चल रही है, तुम पीछे रह गए, तुम्हारे में ये, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं मैंने ये फील भी किया है कि बच्चे का एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उसके मन में ऐसा आता है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे, तो शायद मेरे में कुछ इशू होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और सब पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुने। 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों अलग हैं। अगर मैं किसी भी एक उँगली को हटा दूँ, तो क्या हमारी वर्क एफिशिएंसी सेम रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। सो हम सारे इंडिविजुअल लोग मिल के ही एक गुट बनाते हैं। जब हम बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम उस बच्चे को तोड़ रहे होते हैं, उस बच्चे को खुद से दूर कर रहे होते हैं। हर बच्चा यूनिक है और ये एक्सेप्टेंस लानी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी बच्चे को या अपने बच्चे को आप क्रिटिसाइज करो, उसके पहले 30 सेकेंड्स का पॉज लें और फिर सोचें कि मेरे बच्चे में क्या अच्छाई है। जब आप अपने बच्चे की अच्छाइयों को लिस्ट करने लगेंगे, तो आप अपने बच्चे को कभी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। राइट। दूसरा, सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन दोनों के चमकने का वक्त अलग अलग-अलग होता है। है। तो आपका बच्चे का चमकने का वक्त भी बिल्कुल अलग होगा। यूजुअली पेरेंट्स या फिर कुछ फेलियर पे या फिर कुछ मिस्टेक पे क्रिटिसाइज करते हैं। तो उस टाइम पे क्रिटिसाइज ना करके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बच्चे को समझना चाहिए। से अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊँ कि बच्चे के एकेडमिकली मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ है। 1, किसी से कंपेयर ना करें कि अरे तुम्हारे दोस्त के तो 80% आए हैं और तुम्हारे सिर्फ 60 आए हैं, नो। दूसरा कि 60% आए हैं, तो आप बच्चे से कहिए कि हाँ, 60% आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई स्टिल फ़ील कि अगर हम थोड़ी मेहनत और करेंगे, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है और तुम थोड़ी और मेहनत करोगे और तुम की जगह हम थोड़ी और मेहनत करेंगे, तो हम थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट। तो हम देखते हैं कि हमारी कहाँ गलती हुई थी। व्हेन तुम से हम पे आते हैं, सो दैट मीन्स दैट वी आर अ टीम। बच्चे की पढ़ाई सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे राइट। की पढ़ाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्रिटिसिज्म को जड़ से ही ख़त्म करने का सबसे पहला तरीका है तुम से हम में आ जाओ। और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को वो सवाल आते होंगे बट उस समय वो नहीं लिख पाया होगा, या हो सकता है कि इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहा है या अपने टीचर से पूछ नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता है। राइट। तो यहाँ पे बच्चे के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें एंड उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाएं, जहाँ पे बच्चे को 100% सपोर्ट करें और तब क्रिटिसिज्म, कंपैरिज़न, किसी भी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जैसे आपने बोला कि बच्चा शायद आपको बता नहीं पाए। मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं। यूजुअली वो अपने एकेडमिक की चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर कर देते हैं। बट जो उनकी पर्सनल लाइफ़ है कि भाई आज मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई या फिर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, वो जल्दी से नहीं बता पाते। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरे को डाँट पड़ेगी, मेरे को नहीं समझेंगे, मेरा अगेंस्ट चला जाएगा चीज़ें, या फिर मेरे को ही बोलेंगे कि तुम्हारी ही गलती है। तो इस वजह से वो एक सेफ एनवायरनमेंट फील नहीं करते और वो चीज़ें से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करते हैं और उनसे सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ ओके, दोस्त भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन पेरेंट्स जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक बच्चे उनके पास नहीं आएँगे। सो एज़ अ पेरेंट हमें
ट्रस्ट गेन करना होगा बच्चे का, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम जज नहीं करेंगे हमारे बच्चे को। अगर आपका बच्चा आके आपसे कह रहा है कि मम्मा पापा आज मुझसे ये गलती हो गई है, और उसी समय अगर आपने उस बच्चे को डांट दिया, तो वो बच्चा कभी आपके पास आके नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसी समय आपने बच्चे से कहा कि अच्छा ये ऐसे कैसे हो गया, अच्छा फिर क्या हुआ, और हम उस चीज़ को, उस पूरे माहौल को, उस पूरे एनवायरनमेंट को समझे कि एंड अप्रिशिएट योर चाइल्ड कि उसने इतनी बड़ी बात आके आपसे कही है। तो जब आप ये करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में कितना भी बड़ी गलती करके आ जाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स को तो मैं बता ही सकता हूँ। डांट पड़ेगी मुझे, इतनी बड़ी गलती है, लेकिन सही रास्ता भी कोई पेरेंट्स ही बताएंगे। दिखाएंगे हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बचपन से ही हमें इस चीज़ पे काम करना होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बच्चों से पूछने चाहिए। आमतौर पे बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो हमारा पहला सवाल होता है कि खाना खा लिया, क्या होमवर्क मिला, अच्छे से तो रहे। इन क्वेश्चंस को भूल जाएं। बच्चे से पूछे कि आज पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, आज पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ जो तुम्हें नहीं अच्छा लगा, क्या आज पूरे दिन में तुमने किसी को हंसाया या किसी ने तुम्हें हंसाया। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, दैट इज व्हेन वी एग्जैक्टली गेट टू नो कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। सोने से 10 मिनट पहले हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करनी चाहिए। उनका पूरा दिन कैसा गया है, बच्चे का पूरा दिन कैसा गया है, उस पर डिस्कशन करना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ को लेके वरिड है या अपसेट है या टेंस्ड है, सो दैट इज़ द टाइम वो बच्चा उस चीज़ को डिस्कस करेगा। सो द चाइल्ड इज़ नॉट स्लीपिंग विद दैट वरी बेसिकली। और यहाँ पे पेरेंट्स को भी अपने बच्चे से शेयर करना चाहिए। सो व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स विथ योर चिल्ड्रन विल स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स विथ यू एज वेल। राइट। मैं मेरे पर्सनल एक बताऊंगा कि मेरे फैमिली में कैसा है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे आज मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मैं मेरे पेरेंट्स से जाके क्लियर कट इजीली शेयर कर सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सबसे अगर कोई बड़ा गिफ्ट दिया है ना, तो फ्रीडम दी है कि मैं आज अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे एज अ प्रोफेशनल में मेरे को क्या चूज करना है, क्या किस वे में मेरे को आगे बढ़ना है, उन्होंने मेरे को फुल फ्रीडम दी कि भाई जैसा तेरे को समझ में आए तू कर सकता है, हमारे एंड से तेरे को क्या सपोर्ट चाहिए तो बस हमें उतना बता देना। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि पॉडकास्ट में चीज़ें कैसे क्या होती है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि जो मेरा मेन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है उसमें कैसे क्या चीज़ें होती है, उन्हें नहीं पता। बट दे फील प्राउड जब मेरे कोई वीडियो आता है या फिर कोई मेरा तारीफ करता है कि इन्होंने ये चीज़ अच्छी की, इन्होंने ये चीज़ अच्छा कर रहे हैं, उनको ग्रो होते हुए देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। एंड आई फील इन सबका एक ही रीज़न है कि वो जो उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया कि ये कोई चीज़ करेगा सही करेगा, गलत नहीं करेगा। तो वही इन सबका सबसे मेन बेस है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल अमित, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू एंड आई हाईली रेजोनेट विथ यू ऑन दिस। तो जब फ्रीडम कब दी जाती है, जब आप अपने बच्चे में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। फ्रीडम देना मतलब, और अगर आपके बच्चे में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो ये बिल्ड करने का बहुत अच्छा टाइम है कि आप बच्चों को बोले अरे ये काम तो आप आराम से कर सकते हो, एंड द चाइल्ड विल ट्राई। सो जब वो चाइल्ड ट्राई कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, फ्रीडम डेफिनेटली कम्स टू यू। प्लस इट कम्स विथ ट्रस्ट ऑल्सो। Yes. और ये ट्रस्ट पेरेंट्स ने ही डेवलप किया है आप में, और जो बच्चे ऐसा फील करते हैं आपके जैसे, तो दिस इज़ डेफिनेटली वन, आपके पेरेंट ने आपको कभी कंपेयर नहीं किया, टू आपके पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज़ को अप्रिशिएट किया और सपोर्ट किया। तो तभी हम इस चीज़ को लिव कर सकते हैं इन अ ट्रू सेंस ऑफ अ टर्म। सो एज अ पेरेंट, दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द अदर पेरेंट्स कि अपने बच्चे को ट्रस्ट करना सिखाएं और आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें। अगर कोई कंप्लेन भी आई है तो सबसे पहले अपने बच्चे से उससे बात करें, उसके बाद मूव ऑन एंड टॉक टू द अदर पर्सन अबाउट इट। दिस इज हाउ यू बिल्ड trust in the child. Once you have gained that trust, confidence and freedom follows. मेरे हिसाब से बच्चे को भी तभी पता चलेगा कि पेरेंट्स मेरे पे ट्रस्ट करते हैं जब पेरेंट्स फैमिली डिसीजन पे उनको इन्वॉल्व करें। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, हमें क्या
परचेज करना चाहिए, या फिर कोई भी एक फैमिली हेल्दी डिस्कशन चल रहा है उसमें वो अगर बच्चा अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू किया जा रहा है, तो उसे एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरी बात की वैल्यू करते हैं, मेरे ओपिनियन की वैल्यू करते हैं एंड मेरे डिसीजंस की भी वैल्यू करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ हो रही है। तो ये मैंने खुद ने पर्सनली फील किया है कि भाई ये मेरे साथ होता है कि मेरे घर पे कोई डिसीजन हो रहा है, तो अगर मैं उधर अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे वो डिसीजन एक बार के लिए अर्जेंट नहीं है, तो वो होल्ड पे भी रहता है कि एक बार अमित से भी डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या करना चाहिए। तो ये मेरी एक पर्सनल बिलीव और ओपिनियन है कि आप बच्चों को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं वो। और डेफिनेटली अमित, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट ऑल्सो एंड मेक हिम द डिसीजन मेकर एज वेल। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अडल्ट ऑल्सो, जब बाहर जा रहे होते तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें अपने लिए ऑर्डर क्या करना होता है इफ़ दे आर राइट, इन अ राइट। कैफ़े और इन अ रेस्टोरेंट, क्योंकि वो शायद उन्होंने पहले ऐसा किया नहीं है। लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चों को बोले कि आज क्या खाने का मन है, व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर फॉर योरसेल्फ, ये एक छोटी सी बात है। अब मैं इस चीज़ को अगर खुद पे लूँ तो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग क्लोथ्स फॉर मी, आई रियली इट वरीज मी एक्चुअली, क्योंकि बचपन से ही मम्मी ने किया, चाची ने किया, फिर मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाती थी, फिर माय को सिस्टर्स वुड डू द सेम फॉर मी, मेरी भाभी मुझे हेल्प करती थी। तो आज भी आई एम अ फुल्ली ग्रोन अडल्ट, लेकिन आज भी मुझे ये डिसीजन लेने के लिए भी एक बार दो बार ही सोचना पड़ता है। बहुत ही वियर्ड लग सकता है सुनने में, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। तो जब हम बच्चों को छोटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, अगर बचपन में मुझे ये डिसीजन लेने दिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, एक साइज़ बड़ा कपड़ा ले आती या एक साइज़ छोटा लाती या समथिंग विच आई वुड हैव चोजन, मुझ पे अच्छा नहीं लगा। राइट। लेकिन दैट वुड हैव गिवन मी मोर क्लैरिटी कि मुझे नेक्स्ट टाइम अपने लिए ऐसे कपड़े नहीं खरीदने हैं, या आई हैव टू चेक द साइज ऑफ द क्लॉथ विच आई नीड टू बाय। तो ये इंडिपेंडेंट बनाने की ये पहली सीढ़ी होती है। और घर में अगर कोई चीज़ आ रही है, से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई गैजेट लाना है या टीवी लेके आनी है, द बेस्ट मॉडल, जो रीसेंट मॉडल्स होंगे वो बच्चों से बेहतर कोई नहीं कोई नहीं आ बता सकता। सकते। राइट। अगर एक नई गाड़ी लेनी है, एक नई बाइक लेनी है, और अगर हम बच्चे को कह दें कि ये हमारा बजट है और इस बजट में हमें ये बाइक लेनी है, दे विल ब्रिंग यू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। नॉट जस्ट दैट, वो पूरी रिसर्च करके ले आएंगे, उनके बेस्ट फीचर्स बता देंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स सब आपको बता देंगे। तो हाउ विल दिस कम? ओनली व्हेन वी इन्वॉल्व देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Two, this also brings family close. यस, यस, एग्री। 3, यहाँ पे बच्चे को ये लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। नहीं तो हम बच्चों को बचपन से ही कंफ्यूज करते आते हैं कि इतने बड़े हो गए हो, जूतों की रस्सी नहीं बांधनी आती है, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम ये काम नहीं कर सकते हो। अरे एक पल पहले तो आपने कहा मैं बड़ा हो गया, अब मैं छोटा हो गया। सो वी कीप कंफ्यूजिंग चिल्ड्रन सिंस हिज बर्थ, हर बर्थ। तो जब हम ऐसे डिसीजंस उन्हें लेने देते हैं, सो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आती है और जो उन्हें लगता है कि हाँ, वी आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, एंड दिस इज रियली अ गुड वे टू बॉन्ड टुगेदर एंड ब्रिंग इन दैट क्लोजनेस एंड लव एंड कनेक्ट टुगेदर इन अ फैमिली। मैं आपकी बुक को भी इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, आइडेंटिकल ट्विंस बोर्न अपार्ट। इसमें लोगों को नाम से शायद ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये कोई दो ट्विंस के बारे में है, तो थोड़ा आप इसको एलिब्रेट कीजिए कि ये एग्जैक्टली क्या है और क्या मैसेज दे रही है। So this book, Identical Twins Born Apart, The Ultimate Parenting Playbook, is very close to my heart. जैसे कि आपने ठीक कहा कि बिकॉज बुक की टाइटल में ट्विंस वर्ड है तो सबको लग रहा है कि शायद मेरे ट्विंस है। सो मैं यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहूँगी कि आई ऑलवेज हैड अ पर्सनल फैंटेसी ऑफ हैविंग ट्विंस। So my children are not biological twins, but because उनके birth age gap बहुत कम है, so during my journey, early years of my parenting journey, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि I was raising twins in spirit, because मैं similar चीज़ें ही कर रही थी because of the age, the very less age difference that both my boys have. So this is how the thought came in, identical twins born apart. क्योंकि मैं दोनों बच्चों की परवरिश साथ में ही मेरी हो रही थी। और इस बुक में सबसे अच्छी बात ये है कि प्रैक्टिकली दिस इज़ नो ज्ञान, जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको नेविगेट कैसे करना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया है। और अगर हम ये चीज़
खुद नहीं कर सकते हैं तो हर चैप्टर के एंड में बुक रिकमेंडेशंस है, और द बेस्ट पार्ट ऑफ दोज बुक रिकमेंडेशंस आर इज कि वो बुक्स हमें बच्चों के साथ पढ़नी है. ऑल्सो माई पेरेंटिंग बुक इज वन विच पेरेंट्स को अकेले नहीं पढ़नी है. पेरेंट्स हैव टू रीड इट विद द चिल्ड्रन, एंड हमें ट्रस्ट मी बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बुक पढ़ रहे हैं. So this is one parenting book which is actually for children as well. For both parents and For both parents and children, and they can read it together. So Wow. this is like one book जहाँ पर parent and children they can bond together while reading this book as well. इस बुक में एक और अच्छी बात ये है कि चैप्टर के एंड में रिफ्लेक्शन बॉक्सेस है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है कि अगर एज अ पेरेंट आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, या आप क्या नहीं करते, या जो मैंने किया क्या वो सही था या आप उससे कुछ थोड़े अलग से करते. सो जब हम इन रिफ्लेक्शंस के बारे में सोचते हैं सो दैट ऑल्सो गिव्स अस इंसाइट्स कि हाँ ये गलत तो नहीं है, ये भी एक और तरीका है ऐसी सिचुएशन को हैंडल Handle करने के लिए. एंड दिस बुक रिवॉल्व्स अराउंड अ लॉट ऑफ इमोशंस ऑल्सो. सो दिस इज लाइक अ रियल बुक. इस बुक के जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी डू नॉट हैव टू रेज चिल्ड्रन. पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट रेजिंग चिल्ड्रन. पेरेंटिंग इज अबाउट रेजिंग योरसेल्फ. बच्चों की परवरिश करने से पहले हमें खुद की परवरिश करनी बहुत ज़रूरी है. जो अभी यंग जनरेशन पेरेंट बन रही है, तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, एंड क्या ऐसी जो मतलब आपको लगता है कि कॉमन मिस्टेक होगी जो वो करेंगे और उनको वो अवॉइड करनी चाहिए? देर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट पेरेंट और परफेक्ट पेरेंटिंग कि मैं अपने बच्चे को एकदम परफेक्ट पेरेंटिंग देना चाहता हूँ या चाहती हूँ. दूसरा, बच्चे से पहले अपना ध्यान रखें, जो कि हर पेरेंट स्पेशली मदर्स बिल्कुल नहीं करते हैं. आजकल तो फिर भी थोड़ी अवेयर मॉम्स हो गए हैं जो अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव रूटीन फॉलो करते हैं. सो आई वुड टेल यू दिस कि बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मैंने ये सुना है कहते हुए कि ये अपने बच्चों से पहले खा लेती है. And trust me, there is no guilt in it, there is nothing wrong in it. And in fact, I would suggest all the new mothers to eat before you sit to feed your child. क्योंकि छोटे बच्चों को खिलाने में जितनी एनर्जी इन्वेस्ट हम करते हैं और जितने हम ड्रेन हो जाते हैं, उसके पहले हमें खुद को एनर्जाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने अपने बच्चे से पहले खा लिया तो आप बुरी माँ नहीं हैं, आप बहुत अच्छी माँ हैं क्योंकि आप अपना ख्याल रख रही है. ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू लव योरसेल्फ, तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे और तभी आप दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे. तीसरा, this my mother has strongly put into my head and I had religiously followed this, and this one specially for the new moms. जब आपका बच्चा सो रहा है सो जाए. उस समय इंस्टाग्राम रील्स, स्क्रीन टाइम या घर के किसी भी काम को आप न करें. यू नीड रेस्ट. स्लीप व्हेन योर चाइल्ड स्लीप्स. मेक वर्क अराउंड योर चाइल्ड्स रूटीन. अपनी रूटीन को अपने बच्चे के साथ में न घुमाएं. So when your child is awake, you work so that your child also sees कि हाँ मम्मा काम कर रही है, हाँ पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा भी काम करते हैं. नहीं तो हम सारी दुनिया के सारे काम खत्म कर चुके होते हैं जब हमारा बच्चा सो रहा होता है. एंड व्हेन द चाइल्ड वेक्स अप, खाना मिल रहा है, घर साफ लग रहा है, उसे पता ही नहीं है कि ये काम किसने किया है, मम्मी ने किया है, पापा ने किया है, या हमारे घर में किसी और मेंबर ने किया, या हमारे डोमेस्टिक हेल्प ने किया. सो द चाइल्ड विल नेवर नो हु इज डन उस काम के पीछे कितनी मेहनत हुई है. Exactly. So do all these things in front of your child so that the child knows कि this is what my mother does, this is what my father does, and this is what the caregivers and caretakers do. Also, sacrifice करना बंद कर दें. And do not tell your child ever कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया. One, आपको बच्चा चाहिए था. You wanted to become a parent, so you brought that life. So it is your responsibility. You're not sacrificing a bit also. And if you still feel कि नहीं मैंने sacrifice किया, I'm sorry to say, it was your personal choice. You're not sacrificing anything for your child. And if
ever you feel that you've done it, please do not go and tell this to your child. जैसे कुछ मदर्स को अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि पेरेंट बनने से पहले वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे थे, बट आफ्टर पेरेंट बनने के बाद में उनको थोड़ा अपने चाइल्ड को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर घर को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो वो अपना वर्क लाइफ को नहीं इतना प्रायोरिटाइज कर पा रहे एंड वो सेक्रीफाइस करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी रह जाता है कि भाई मैंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया, एंड कहीं ना कहीं रिग्रेट या फिर गिल्ट टाइप भी रह जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? See, this is very normal and obvious feeling. Now, when you're planning a child, you obviously know that there are two things. Either there will be someone to take care of the child, or you will have to drop your work for some time, or maybe you will partially work and then take care of your child. You will have to work around your family dynamics and the support that you get from your family. This guilt, this regret, and this feeling कि मैंने sacrifice किया is human, it is normal and it is natural, and I empathize with all the moms out there जिनको ये करना पड़ा. ये सबसे ज़्यादा इसलिए आती है because fathers don't have to do it. राइट. And this is so human, no? So ये चीज़ तुम्हारे लिए मैंने sacrifice किया नहीं आ रहा है. This somewhere it comes from the seed which is sown that mother is the primary caregiver यस. and father is the breadwinner. तो मदर, अब जो हम मदर्स काम करने लगे हैं, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू टेक दैट बैक सीट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, एंड दिस इज माय पर्सनल व्यू हियर कि कोई बात नहीं, एक ब्रेक ले लो क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे. लिव दिस मोमेंट एंड चेरिश दीज मेमोरीज विथ योर चाइल्ड. आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. I have been doing it ever since my children were born, and I can relate to it, how you feel when you so passionate about something and आप शायद करियर के उस एज पे हो जहाँ पे आप अभी बहुत ही फ्लरिश करने वाले हो, या you are expecting a promotion or a new post or something like that, and that is where you just like you have to pull back. So I strongly resonate with that, but at the same time, this is something beautiful. You will cherish it forever. So अगर 1, 2, 3, 4 साल का ब्रेक लेना पड़ रहा है, figure that out कि आप कैसे you can work around with your child. वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. Yes, work from home कर सकते हैं. If possible, अपने family, friends, neighbors, उनकी help लीजिए. And this is so important. Now, this is the most important thing. I should have said this at the earliest of it. Seek help. बेशर्मों के जैसे मदद मांगो लोगों से. एंड वी डोंट डू इट ओनली, एंड आई डोंट नो वाई. ज़्यादा से ज़्यादा मना ही तो कर देगा ना वो इंसान. यू डोंट रीच आउट टू योर पार्टनर, यू डोंट रीच आउट टू योर पेरेंट्स, यू डोंट रीच आउट टू पीपल थिंकिंग कि everything I have to do. No, start delegating. Start taking help from people around you. कोई मना करे, ऐसे भी तो खुद ही करने वाले थे ना. मदद मांग लो, कोई कर देगा तो खुद का काम ही हल्का हो जाएगा ना. इसमें वो एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि मांगोगे तो मिलेगा. Exactly. When you ask for it, you get it. प्लस हमें सबसे ज़्यादा ये सिखाया गया है कि अगर हम किसी से मदद मांग रहे हैं तो हम बहुत कमज़ोर हैं या ये हमारी वीकनेस है. बट इट इज़ अदर वे राउंड. It takes a lot of strength to reach out and tell people, oh, I need help. मुझे मदद चाहिए. It takes a lot of courage. So if you are किसी को बताने के लिए, because one you are at your most vulnerable point जहाँ आप ये खुद नहीं कर पा रहे हो and you are reaching out to help, so it takes a lot of strength and courage, especially when you've been fiercely independent. और तब आप जब ये किसी से मदद मांग रहे हो, so please go reach out, make your tribe to which you can fall back. कि क्यों नहीं, कहीं बाहर जाना है तो नेबर के पास छोड़ दो थोड़ी देर, फ्रेंड के साथ जाना है तो पेरेंट्स के यहाँ पे ड्रॉप कर दो. डू वट एवर इज पॉसिबल. डोंट कैंसिल योर प्लान्स. यू हैव अ लाइफ, लिव इट. और किसी ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, जब तक 15 लोग नहीं मना करे तब तक मदद मांगनी चाहिए. दिस इज माई पर्सनल मंत्रा. And grow your social tribe. This has helped me bounce back in my life. This has helped me grow personally, professionally, emotionally, mentally, and socially, definitely. So to all the moms out there, to all the fathers out there, seek help whenever you need. There is no shame in asking for help.
राइट मैम, एक थोड़ा इसमें फन पार्ट अपने करते हैं पॉडकास्ट में। मैं आपसे कुछ पेरेंटिंग की चीजें पूछूंगा, उसमें आपको दिस एंड दैट दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और जेंटल गाइडेंस। जेंटल गाइडेंस। बच्चों के लिए, मतलब ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अर्ली बेड टाइम और नाइट बर्ड्स। अर्ली बेड टाइम। ये थोड़ा आपके एक और प्रोफेशन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि फोनिक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि पिक्चर बुक्स को देनी चाहिए। बोथ। थोड़ा अगर इसमें बताए तो। सी टू स्टार्ट विथ, बच्चे अगर आप घर में भी देखेंगे तो बच्चे चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को पकड़ते हैं। सो आप समझ लीजिए कि वो हमारी रियल इमेज हो गई है, और उसी चीज़ को हम से एप्पल है तो बच्चा एप्पल खा रहा है तो एप्पल देख रहा है, बट वो सेम चीज़ ही द चाइल्ड इज सीइंग इन द बुक ऑल्सो। सो वो पिक्चर बुक में भी एप्पल देख रहा है, सो द चाइल्ड विल बी एबल टू रिलेट दैट। Later, when the child grows, the same apple becomes the phonic sound a. So both are important. Plus पिक्चर्स देख देख के ही बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से भी रिलेट कर पाता है। राइट। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। टेंट्रम को वैलिडेट करना या फिर उसको प्यार से समझाना, उसको साइलेंट एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नो साइलेंट ट्रीटमेंट फॉर श्योर। वैलिडेट योर चाइल्ड्स इमोशन। बच्चे को अगर कुछ चाहिए इसीलिए ही वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, प्लीज वैलिडेट द इमोशन ऑफ योर चाइल्ड। यू कैन नॉट बाय अ थिंग फॉर द चाइल्ड। Tell the child, I know you really want this bacha, but at this point mama and papa cannot get this for you. Right. So validating emotion is definitely the most important thing, and please for God's sake no silent treatment. Not just a child, not for anybody also, even for an adult also, no silent treatment. ओके एक चीज की रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए या फिर इनर मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे के लिए? I think a combination of both. We cannot do away, क्योंकि जब हम कुछ बहुत अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं तो कुछ रिवॉर्ड एप्रिसिएशन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, और कुछ करने के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों को, बड़ों को, सबको। सो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्क्स वेल। ओके फैमिली टूर और रेगुलर डिनर विद फैमिली। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट अ बिग फैमिली टूर तो साल में एक तो बनता ही है, सो डेफिनेटली, बट डिनर एवरी डे फॉर श्योर। ओके रीडिंग बुक विद चाइल्ड और सिर्फ उसे स्टोरी बताना, तो मतलब आज के टाइम पेरेंट्स करते हैं कि बेड टाइम स्टोरी बताते हैं बट बुक नहीं रीड करते। I think a mix of both is a good idea, because not every time it is possible for parents to read a book as well. तो अगर वो वर्बली बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने मन से ही स्टोरी बना रहे हैं, सो इवन दैट इज लाइक काइंड ऑफ गिविंग चिल्ड्रन अ स्पेस कि अपनी ही स्टोरी क्रिएट करना। और yes, reading books definitely is more of an involvement of a child, because the child is looking at the pictures, flipping the pages, and sometimes reading through with the parent as well. So जब हम सुना रहे होते हैं तो it is just the listening part of जो active हो रहा है. So a combination of both, but I would personally prefer reading books more to the child. ओके एंड डिसिप्लिन थ्रू रूल्स या लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स? Learning through mistakes and discipline through rules only when we know this is going to harm my child. So I set certain rules for my child. So if my child is going out with his or her friends, so I will set a rule that you'll have to be back by 9:30 p.m. So that's discipline plus rule. So only in cases where when it comes to the safety of my child, I would prefer discipline with rules, otherwise learning from mistakes. ओके एक ऐसा ओपिनियन जो सब पेरेंट फॉलो करते हैं बट आप उसको डिसएग्री करते हैं और उसको ब्रेक करना चाहते हैं? Sharing is caring. Sharing is not always caring. प्लीज़ अपने बच्चों को शेयर करने के लिए फोर्स करना बंद करें, और ये कह के कि शेयरिंग इज़ केयरिंग है इसलिए हमें शेयर करना चाहिए। आई थिंक वी शुड ऑल स्टॉप दैट, बिकॉज नॉट शेयरिंग कैन बी केयरिंग टू एज वेल। ओके मैम, अगर कोई पेरेंट कोई गिल्ट से जा रहा हो या फिर कुछ बुरा फील कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, तो आप उनको एक लाइन में क्या एक मैसेज पास करना चाहेंगे? It's okay to make mistakes. It's okay to feel like that. If you're feeling guilty about something, please share it with someone you trust. मैम अगर कोई पेरेंट ये पॉडकास्ट देख रहा हो जो कोई गिल्ट में जी रहा हो या फिर बर्नआउट फील कर रहा हो,
तो उसको आप एक वन लाइन में क्या आंसर देना चाहेंगे? As a parent, if you're living in a guilt, I would tell you that you don't have to become a perfect parent. You have to be a parent who's present and whose presence is felt all the time. So I नाइस। think that is when you will be out of the guilt circle. ये एक बहुत डीप वन लाइन थी कि प्रेजेंट पेरेंट बनना चाहिए, एंड आई Yes. कंप्लीटली एग्री विद दैट। मैम, अगर आपको हमारे ऑडियंस से एक ऐसा क्वेश्चन पूछना हो जो उन्हें अंदर से हिला दे, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? So that question will be, आप अपने बच्चे से इमोशनली कितने कनेक्टेड हैं और क्या आपको पता है कि वो किन से क्या बातें करते हैं रेगुलरली। रेगुलरली. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। आपने इतनी इंसाइटफुल नॉलेज शेयर की, एंड आई एम रियली रियली श्योर कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा ना, उनको कुछ नया पेरेंटिंग के बारे में सीखने 100% मिलेगा, एंड वो एक नया पर्सपेक्टिव लेके ही जाएंगे इसके साथ। Thank you, Amit, for having me here. It was really wonderful to be a part of this podcast. थैंक यू मैम। तो दोस्तों, पेरेंटिंग का कोई फिक्स मैनुअल नहीं आता। विनीता मैम जैसे लोग हमें हेल्प करते हैं कि हम उसको इमोशनली लिख पाए, समझ पाए। अगर आप एक न्यू पेरेंट है या फिर पेरेंट बनने जा रहे हैं, तो आइडेंटिकल ट्विन बॉर्न अपार्ट द अल्टीमेट पेरेंटिंग प्लेबुक आपके लिए गुरु मंत्रा हो सकती है, जो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आपको अपने पेरेंटिंग जर्नी में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आप उस जर्नी को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक पढ़ें, ऑर्डर करें, एंड एक रिव्यू मैम के लिए भी ज़रूर लीव करें कि ये बुक पढ़ने से आपको क्या फील हुआ और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, इट मीन अलॉट टू मी, एंड हम जल्दी मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप डू लाइक आवर चैनल, लाइक दिस पॉडकास्ट एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद द वन जिसको इसकी नीड हो। सो थैंक यू सो मच।